ऑल स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो में अपन ने समतल दर्पण के बारे में जानकारी की थी, क्योंकि अपन को पता है कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और दूसरा होता है गोले दर्पण। तो पिछले वीडियो में अपन समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे और आज अपन गोले दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है गोले दर्पण। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि गोले दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोले हों उसे गोले दर्पण कहते हैं। कैसे भाई? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोले होते हैं गोले दर्पण कहलाते हैं। गोले दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। एक का नाम है अवतल और एक का नाम है उत्तल दर्पण। तो पहले अपन अवतल दर्पण की परिभाषा देखते हैं। वह गोले दर्पण, वह दोनों गोले दर्पण हैं, तो उत्तल को भी अपन गोले कहेंगे और अवतल को भी गोले कहेंगे। तो वह गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा हुआ हो। जैसे मैं ये अवतल दर्पण का चित्र बना रहा हूँ, ये इसका परावर्तक पदार्थ है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो इसको देखो, वह गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा रहता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये दर्पण आपतित किरणों को, अगर इस दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित हों तो ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इस दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं भाई? अभिसारी दर्पण। कैसे? जैसे ये इसके ऊपर प्रकाश किरण आपतित हुई, ये इसके ऊपर प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो ये सभी किरणों को ऐसे एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित। इसलिए इस दर्पण को अपन क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। दर्पण का गोले दर्पण का दूसरा प्रकार होता है भाई उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होगा? वह गोले दर्पण, वह गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इधर तो अपन ने क्या कर दी? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, और ये इसका हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ, जो बाहर की ओर क्या है? उभरा हुआ है। इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण से अपोजिट होता है कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। जैसे इसके ऊपर ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो ये इनको ऐसे परावर्तित करेगा। तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। तो इसे अपन अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? अपसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? अपसारी दर्पण। ये भाई गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब अपना अगला टॉपिक है गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगला टॉपिक क्या है भाई? गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखो, पहली परिभाषा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जब भी अपन गोले दर्पण बनाते हैं तो गोले दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे भाई ये अपने पास एक खोखली गेंद है और इसको अपन यहाँ से काट ली और इसके एक पृष्ठ के ऊपर अपन ने क्या कर दी? ये परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी और यहाँ से काट कर इसको पृथक कर लिया। तो ये एक अपना गोले दर्पण बना कि नहीं? अरे ये कौन सा दर्पण बना? इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा हुआ है, इसलिए कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण।
अब ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र बिंदु भी तो होगा, तो ये इसका केंद्र बिंदु है। ये क्या है? केंद्र बिंदु। तो इस केंद्र बिंदु को अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो देखो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है? एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। जिस गोले का कटा हुआ भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसको अपन किससे निरूपित करते हैं? सी से निरूपित करते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं? सी से। ये भाई गोले दर्पण का, अवतल दर्पण का क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ऐसे ही अगर अपन इधर से काट लेते और इस पृष्ठ के ऊपर क्या कर देते? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते, तो इसके लिए भी ये क्या हो जाता? वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सामने होता है और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पीछे की तरफ होता है। अब दूसरी परिभाषा ले रहे हैं अपन ध्रुव। तो जो ये इसका गोले दर्पण अपन ने ले लिया, जैसे ये अपन ने एक अवतल दर्पण ले लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका परावर्तक पृष्ठ है कि नहीं? तो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जैसे ये मध्य बिंदु हो गया, इस मध्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसको किससे निरूपित करते हैं भाई? ओ से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करेंगे? ओ से। अगली परिभाषा है अपनी द्वारक। अगली परिभाषा क्या है? द्वारक। तो द्वारक क्या होता है? गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ से लेकर ये क्या हो गया? इसका व्यास। इसे अपन क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और इसको किससे निरूपित करते हैं? mn से निरूपित करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको तीन परिभाषा बताई, वक्रता केंद्र, ध्रुव और द्वारक। चौथी परिभाषा है मुख्य अक्ष। चौथी परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष। जब अपने को द्रव और वक्रता केंद्र का ज्ञान हो गया, जैसे ये द्रव है, ये तो क्या है इसका? ध्रुव। और ये क्या है इसका? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया भाई मुख्य अक्ष। तीसरी इससे संबंधित मुख्य परिभाषा होती है वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता केंद्र की परिभाषा अपने समझ में आ गई तो वक्रता त्रिज्या की तो उससे भी आसान हो जाती है। क्या बन रही है भाई? गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है, जैसे ये गोले दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, और जिस गोले का ये कटा हुआ भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये वक्रता केंद्र मध्य बिंदु था। अगर इसको अपन बढ़ाएं, इसको अपन बढ़ाएं तो ये ऐसे गोला बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो गई? इसकी वक्रता त्रिज्या। और इससे अपन किससे निरूपित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं? आर से। तो वक्रता त्रिज्या समझ में आई? एक बार और देख लो। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक की इस दूरी को अपन क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर भाई
अगली परिभाषा होती है अपनी मुख्य फोकस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी, देखो ये अपना गोले दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका O बिंदु है, ये इसका C बिंदु है। और जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोले दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल F से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वास्तव में गुजर रही है, फिर गुजरती हुई प्रतीत कब होगी? कहने का मतलब ये गुजरती हुई प्रतीत अपन को कब होगी? अगर अपना अवतल दर्पण न होकर कौन सा होता? उत्तल दर्पण। देखो ऐसे, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तित किधर होगी? इधर होगी। और ये कहाँ से आ रही है? मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है। इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो मुख्य फोकस समझ में आया। अब अपनी अगली परिभाषा है फोकस दूरी। अगली परिभाषा क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो अपन किसको कहते हैं? ये तो रहा अपना मुख्य फोकस और ये रहा अपना ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। और इसको अपन किससे निरूपित करेंगे? स्मॉल f से। फोकस दूरी को किससे निरूपित करेंगे? स्मॉल f से। ये भाई गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई। तो मेन परिभाषाएं वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ध्रुव, द्वारक वैसे तो सभी मुख्य हैं, लेकिन 4 परिभाषाएं वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इनके बारे में आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक अपना गोले दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अगला टॉपिक क्या है? गोले दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। देखो भाई, गोले दर्पण 2 होते हैं, अवतल और उत्तल, और दोनों प्रतिबिंबों से अपन उनकी मुख्य जगह जो हैं, जिनकी परिभाषा अपन देख लिए हैं, तो उन अलग अलग स्थानों के ऊपर अपन किसी वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बने, इन प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 नियम होते हैं। और 4 नियम अपने अगर सही ढंग से समझ में आ गए तो अपन गोले दर्पण से प्रत्येक स्थिति के ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला नियम देखो, सबसे पहले क्या है? पहला नियम कोई जटिल नहीं है। अगर मुख्य फोकस की परिभाषा अपने सही ढंग से समझ में आ गई तो पहला नियम भी समझ में आ गया। मुख्य फोकस की परिभाषा से ही पहला नियम बन रहा है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखो कैसे होगी। ये मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया और ये मैंने एक उत्तल दर्पण बना दिया।
ये है अवतल और ये है उत्तल। ये मैंने इसका मुख्य अक्ष कह दिया, ये इसका ध्रुव ओ बिंदु, ये इसका द्वारक, इसमें भी मैंने ये मुख्य अक्ष कह दिया, ये इसका ओ बिंदु, ये इसका द्वारक, ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका मुख्य फोकस। ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका मुख्य फोकस। इन सब के बारे में अपन को पहले जानकारी हो गई है। देखो पहला नियम क्या कह रहा है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण किधर से गुजरती है, मुख्य फोकस से। लेकिन इसमें मुख्य अक्ष को अपन इधर भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य गुजरने वाली सीधी सरल रेखा है। इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये कौन सा नियम हो गया, पहला। ठीक है भाई, पहला नियम समझ में आया कि नहीं, एक बार और देख लो। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोले दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। समतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है, इसलिए इसको अपन गुजरती है कहेंगे, और इसमें गुजरती नहीं है, ओनली मुख्य फोकस से आती हुई या परावर्तित होती हुई महसूस होती है, इसलिए इसको अपन कहेंगे गुजरती हुई या परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। फिर देखो अब दूसरा नियम, अगर पहला नियम अपने समझ में आ गया तो दूसरा नियम इसका उल्टा है, अपोजिट है। अपोजिट क्या होगा, इसमें आ रही थी मुख्य अक्ष के समांतर, किधर से गुजर रही थी, मुख्य फोकस से। अब दूसरे नियम में क्या होगा, मुख्य फोकस से आएगी, कहने का मतलब आपतित होगी और मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो देखो दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण गोले दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या होगी भाई, आपतित होती हुई, इसमें क्या होगी, प्रतीत। ये देखो मुख्य फोकस से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये इसका दूसरा नियम हो गया, और इसके लिए हो गया, ये मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आपतित हो गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गई। ये दूसरा नियम हो गया। दूसरे नियम को भी एक बार और समझ लो, क्योंकि इन चारों नियमों की अपन को गोले दर्पण से जब प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तब आवश्यकता होगी। देखो दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। तीसरा नियम क्या होगा भाई, जब कोई प्रकाश की किरण गोले दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ये रहा वक्रता केंद्र, अगर इस दर्पण के ऊपर वक्रता केंद्र से आपतित होती है या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तित किरण वापस उसी पथ में लौट जाती है। देखो ये इसका वक्रता केंद्र है, यहां से ये आ रही थी, कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र से, यहां से परावर्तित होकर वापस लौट गई। यहां से देखो ये इसका वक्रता केंद्र है, ये रहा, यहां से आ रही है और यहां से परावर्तित होकर वापस ही उसी पथ से लौट गई। ये कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम। एक बार और देखो तीसरा नियम,
जब कोई प्रकाश किरण गोले दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है या आपतित किरण की दिशा वक्रता केंद्र की ओर हो तो परावर्तित किरण वापस उसी पथ में लौट जाती है। देखो उसी पथ में इधर से आई थी और इधर से ही निकल गई। ये इधर से आई थी, आती हुई प्रतीत हो रही थी वक्रता केंद्र की ओर, इधर से ही उसी पथ से वापस परावर्तित हो गई। ये तीसरा नियम है भाई। तीनों नियम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगला चौथा नियम देखो भाई। यहाँ एक और चीज़ समझो कि वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वापस उसी पथ से क्यों लौटती है। देखो कल नहीं, पिछले वीडियो में अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे। जैसे ये अपना समतल दर्पण था। कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण के ऊपर क्या था? अभिलंब, जैसे एन इसका नाम दे दी। ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी। और मैंने ये बताया था कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये आपतन कोण 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 का। अगर ये आपतन कोण 10 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 10 का। अगर ये आपतन कोण 0 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का होगा। जैसे ये 0 डिग्री का मतलब इसी से प्रकाश की किरण आपतित होगी और इसी से वापस परावर्तित होगी। 0 डिग्री से ही परावर्तित होगी। तो ये क्या हो गया? अभिलंब। तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? अभिलंब से आ रही है, इसलिए इसी पथ से वापस लौट जाती है। चौथा नियम देखो भाई। चौथा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण गोले दर्पण के ध्रुव से, प्रकाश किरण तो कहीं भी आ सकती है ना, तो जब कोई प्रकाश की किरण गोले दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक दिशा में, भाई तिर्यक दिशा में जितनी डिग्री का कोण बनाती हुई आ रही है, चाहे 10 का आ रही है, 20 का आ रही है, 30 का आ रही है, 50 का आ रही है, तो ध्रुव पर तिर्यक दिशा में जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। उतने कोण से क्या होगी? तिर्यक दिशा में परावर्तित होगी। देखो कैसे होगी। ये इसका ध्रुव बिंदु है, ये इसका ध्रुव बिंदु है। इस ध्रुव बिंदु पर या ध्रुव के ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये आपतित हो गई। सपोज करो ये यहाँ 20 डिग्री का कोण बना रही है, तिरछी दिशा में आ रही थी, तिर्यक दिशा में, तो तिर्यक दिशा में ही 20 डिग्री का कोण बनाती हुई क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ऐसे यहाँ होगी। ये इसका तीसरा नियम था और ये चौथा हो गया। ये O बिंदु पर तिर्यक दिशा में आपतित हो रही है और जितनी डिग्री का कोण बना रही है उतनी डिग्री से परावर्तित हो रही है। ये गोले दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के 4 नियम हैं। इन चारों नियमों की सहायता से अगला टॉपिक होगा अपना गोले दर्पण से, जैसे इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से भिन्न भिन्न स्थितियों पर बिंब को रखें और फिर प्रतिबिंब प्राप्त करें। तो ये नियम अपन को प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना यही एंड है। थैंक यू।